नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा नवम में। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक संचयन भाग 1 द्वितीय भाषा में से पहली कहानी गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए करते हैं इसको। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ये जो पीले रंग का फूल होता है तो उसे जूही जो है वो कहते हैं। तो कहते कि उसमें एक कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास मीन्स होता है अचानक। उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा यानी कि हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो कहते कि छोटा जीव जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं महादेवी वर्मा, गिल्लू, ठीक है। तो कहते कि आज मुझे उसकी याद आ रही है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। मिट्टी होकर मिल जाना यानी कि उसकी शायद मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी जो मृतिक देह है वो इस मिट्टी में मिल गई है। इसलिए महादेवी वर्मा ने ऐसा बोला। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो और जहां उसे दबाया गया वहीं पे एक स्वर्णिम कली जो थी वो खिल गई थी। और कवि जो महादेवी वर्मा हैं उन्हें ये लग रहा है कि शायद गिल्लू ही उनसे कली के रूप में उन्हें मिलने आया है पृथ्वी से ऊपर उठकर। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओबल जैसा खेल खेल रही हैं। छुआ छुओबल होता है हाइड एंड सीक, छुपना और फिर चुपके से आके छू देना, ठीक है। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। और फिर वो कौवे की बात करते हुए कहते ये भी एक विचित्र प्राणी है कि इसको हम एक साथ आदर भी देते हैं और इसका अनादर भी करते हैं। आदर के इस पक्ष में ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि हमारे बेचारे पुरखे जो हैं वो ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मेयर के और ना हंस के, ठीक है। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी कि प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और ये भी माना जाता है कि जब आपके छत पर बैठ के कौवा बोलता है तो हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारे घर किसी मेहमान के आने की शंका है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। इसकी कर्कश आवाज की वजह से इसे पसंद भी नहीं किया जाता। तो जिसे हम पसंद नहीं करते दैट मीन्स हम उसका अनादर ही कर रहे हैं। तो इस तरह से जहां हमें अपने पितृपक्ष के रूप में हम इन्हें जो है अवतीर्ण होते हुए देखते हैं और इन्हें अपने किसी मेहमान के आने का जो है वो एक संकेत समझते हैं। जब कौवा हमारी छत पे बैठ के बोलता है तो वहीं इसकी कर्कश आवाज़ की वजह से हम इसे नापसंद भी करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब जो महादेवी वर्मा है वो कहते कि मेरे इस काक पुराण में एक अचानक ही रुकावट आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटे से जीव पर जो थी मेरी दृष्टि रुक गई थी। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और उन्हें क्या लगा कि ये एक गिलहरी का बच्चा है जो कि घोंसले से शायद गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं और कौवे उसे खाना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अब वो दोनों काक जो थे, कौवे थे, उनके जो चोंच थे उसके प्रहार से वो छोटी सी जान गिलहरी का बच्चा जो था उसको घाव हो गए थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मीन्स बिना किसी हरकत के, ठीक है, वो वहां पे पड़ा हुआ था। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए।
अब जिस किसी ने भी उसको देखा कि कौवे जो है उन्होंने उसको चोंच मार दी और वो इतना छोटा था कि जो भी उसे देखता था वो कहता था कि अब ये बचेगा नहीं, परंतु मन नहीं माना, उसे होली से उठाकर अपने कमरे में लाई। लेकिन महादेवी वर्मा ने क्या किया कि वो उन लोगों की बातों में ना आकर उस नन्हे से जीव को अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और फिर उसके जो खून निकल रहा था उसे पोंछकर कॉटन के साथ, रुई के साथ उन्होंने उस पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया। तो कैसे किया उन्होंने उसका इलाज? रुई से जो उसका रक्त पोंछा, उसके घाव को साफ किया और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। अब वो उसकी क्योंकि वो घायल अवस्था में था, उसको पेंसिलिन भी लगा दी गई थी, उसके घाव पे पोंछ भी दिया गया था। तो फिर महादेवी वर्मा ने सोचा कि क्यों ना इसको दूध पिलाया जाए। तो उन्होंने रुई की पतली सी बत्ती लेकर उसे दूध में भिगोया और उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो होश में नहीं था, उसका मुंह नहीं खुला और जो दूध पिलाने की कोशिश थी वो नाकाम रही। और क्या हुआ कि वो दोनों बूंदें जो थी बूंद की, वो उसके दोनों तरफ जो थी वो लुढ़क गई उसके मुंह के। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अब जब वो थोड़ा सा ठीक फील करने लगा तो उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डाला गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि वो किस तरह से दिखता था। अब जब वो थोड़ा सा ठीक हो गया, तीसरे दिन उसको थोड़ा सा होश आया और वो जो था थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी छोटी छोटी जो थे नन्हे पंजे, उससे उसकी उंगलियां पकड़ी और उसकी जो आंखें कैसे थी, नीले कांच के मोतियों के जैसी, और वो क्या करने लगा, उसका हाथ पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध मीन्स चिकने, रोए मतलब जो आपने गिलहरी देखी होगी, तो गिलहरी जो होती है उसकी बॉडी पे बहुत ही जो सॉफ्ट से जो होते हैं रोए लगे होते हैं, झब्बेदार पूंछ होती है उसकी और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? गिलहरी, गिलहरी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी उन्होंने, ठीक है, यानी कि उसको उसके नाम दे दिया गया और उसको क्या कह के पुकारने लगे? गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उन्होंने एक हल्की सी डलिया जिसमें कि फूल रखते हैं, वो फूल वाली डलिया में उन्होंने थोड़ी सी रुई बिछाई और उस पे उसे तार पे लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब 2 वर्ष इसकी आयु होती है और 2 वर्ष तक गिल्लू जो था वहीं पे रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। और इस तरह से वो अपने उस छोटे से घर में बैठ के अपनी जो चमकीली आंखें थीं उनसे खिड़की से बाहर कुछ देखता कुछ समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, क्योंकि जब सब उसको देखते थे कि वो किस तरह से अपने घर में बैठा हुआ है और किस तरह से बाहर देख रहा है, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब वो उनका पेट हो गया था महादेवी वर्मा का और वो उनकी अटेंशन चाहता था, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था,
उसने एक उपाय खोजा। वो उपाय क्या था? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। अब वो क्या करता? महादेवी वर्मा के पैर तक आता और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता पर्दे पर और फिर उसी तेजी से वो नीचे उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी कि वो चाहता था कि महादेवी वर्मा उसे छुएं, उसके साथ खेलें। तो जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेती थी, वो उनके पैरों से जो उनके जो पर्दे थे उस पर उतरता चढ़ता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रखती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात, लघु मीन्स छोटा, गात मीन्स शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। और कभी कभी जब वो बहुत तंग करता तो महादेवी वर्मा क्या करती थी? उसको लिफाफे में बंद कर देती थी, लेकिन उसे ऑक्सीजन मिले, उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो उसका मुंह और उसके आगे वाले 2 जो लेग्स थी उसको बाहर निकाल देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता और वो उस लिफाफे में बंद हुआ महादेवी वर्मा को काम करते हुए देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अब क्योंकि वो लिफाफे में ही बंद था, उसका मुंह और आगे वाले पंजे उसके बाहर थे, तो जब उसको भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज़ करता और उसका सबसे मनपसंद खाना क्या था? काजू और बिस्किट। ये आपको पूछा जा सकता है कि जो गिल्लू था वो कौन था? एक गिलहरी थी। ठीक है, किस अवस्था में मिली थी महादेवी वर्मा को? वो घायल अवस्था में मिली थी। ठीक है, और उसका इलाज कैसे किया गया था? उसके जख्मों को साफ करके उस पर पेनिसिलिन लगाई गई थी और फिर उसके बाद जब वो 3 महीने का हो गया था तो फिर उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिया गया था। उस घर में रहता था और महादेवी वर्मा की जो थी वो ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था? उसके पैरों से पर्दे तक सर से करके चढ़ जाता था और फिर वहाँ से उतरता था और तब तक उसका ये कार्यक्रम चलता रहता जब तक कि महादेवी वर्मा उसको ध्यान नहीं देती थी। और जब उसको भूख लगती थी तो वो चिक चिक करता था और काजू और बिस्किट, उसके मनपसंद जो खजाना था, जो मिल जाने पे वो बहुत खुश होता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले मीन्स धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, जैसे मान लो कि वो कम्युनिकेट कर रही हो गिल्लू के साथ। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब जो गिल्लू था उसको अपने ही जैसे वो गिलहरियां लग रही थी, शायद उसको उनकी भाषा भी समझ आती थी, तो वो अंदर से ही बैठा बैठा उनकी तरफ देखता। और जब महादेवी वर्मा ने उसे देखा कि वो बड़े अपनेपन से उनकी तरफ देख रहा था, तो फिर उसे लगा कि क्यों ना मैं इसे मुक्त कर दूं, यानी कि आज़ाद कर दूं। मैंने कीले निकालकर जाले का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब उसने उसको स्वतंत्र कैसे किया था गिल्लू को? महादेवी वर्मा ने उसने कीले निकाल दी थी जाले की एक कोने से और फिर उस मार्ग से गिल्लू जो था वो बाहर चला जाता था और उसे आज़ादी उस आज़ादी में वो एक खुली सांस जो थी वो लेता था। इतनी छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। अब जो गिलहरी थी छोटी थी और कुत्ते बिल्लियां जो हैं वो इसको खा जाते हैं, तो कहते कि मेरे लिए ये भी एक समस्या बनी हुई थी कि मैं अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों से उसको कैसे बचाऊं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। अब जब वो बाहर जाती थी तो क्या होता था? वो अपना कमरा बंद करके जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाले के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। जिस प्रकार आपने पेट रखे होते हैं डॉगी, जब आप घर जाते हो तो अपनी टेल हिलाते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उसी तरह से महादेवी वर्मा का पेट क्या हो गया था? गिल्लू, गिलहरी, जिसको उन्होंने नाम दिया था गिल्लू। ठीक है, जब वो कॉलेज से घर आती थी तो गिल्लू भी उनके साथ ऐसे ही चिपक जाता था, उनके पैर से सिर और सिर से फिर पैर तक वो दौड़ता था, यानी कि उनको प्यार करता था। तब से यह नित्य का क्रम हो गया और वो रोज ऐसे ही करता था।
गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सरवता नया उपाय खोज निकाला था। अब उसने क्या निकाला? एक नया उपाय, क्योंकि गर्मी आ गई थी तो उसको गर्मी लगती थी। तो वो नया उपाय क्या था? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब गर्मी से बचने के लिए अगर आपको प्रश्न आता है कि गर्मी से बचने के लिए गिल्लू क्या करता था, तो गर्मी से बचने के लिए वो महादेवी के पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। तो ये उसने उपाय सोचा था। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की। 2 वर्ष से अधिक होती नहीं है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत समय आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। ठीक है, अब क्योंकि वो ठीक नहीं था तो उसका शरीर जो था वो ठंडा हो गया था। वो 2 साल का हो गया था और 2 साल के बाद गिलहरियाँ नहीं जीती हैं, ये महादेवी वर्मा को भी पता था। तो वो उस अपनी यातना की स्थिति में भी महादेवी वर्मा के पास आया, उसकी उंगली को वैसे ही अपने पंजों से पकड़ा और चिपक गया जिस उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जैसे वो बचपन में घायल था और मरने के समीप था, उस वक्त भी उसने उसकी जो उंगली थी उसको अपने पंजों से ऐसे ही पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मीन्स गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि जब प्रभात की पहली किरण हुई तो उसका जो था अंत हो गया उसके जीवन का, और उसकी सोल जो थी वो किसी और बॉडी में चली गई थी, उसकी जो आत्मा थी वो किसी और शरीर में चली गई थी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था, यानी कि किसी और बॉडी में उसकी जो सोल थी वो चली गई थी, इसलिए उसको अपनी पुरानी देह जो थी उसको छोड़नी पड़ा। उसका झूला उतार कर रख दिया गया था और खिड़की की जाली बंद कर दी गई थी। अब क्योंकि खिड़की की जाली तो इसीलिए खोली थी ना महादेवी वर्मा ने, ताकि गिल्लो जो है बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल सके, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी। अब उसके जो दोस्त थे वो वहाँ पे आके चिक चिक करते रहते थे और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता था। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब वहाँ पे जो जूही के पीले रंग के फूल खिले हैं तो कहते हैं उससे मुझे ये विश्वास होता है और ये संतोष रहता है कि शायद गिल्लू मेरे पास है। तो ये था आपके स्टोरी जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई है, जिसका नाम है गिल्लू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।